इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। मोदी का मैसेज क्या है, पहले यह सुन लीजिए। प्रधानमंत्री ने आज दुनिया को बतला दिया कि 15 महीनों के बाद उनका पहला विदेशी दौरा बांग्लादेश ही क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोग मोदी के बांग्लादेश दौरे का पॉलिटिकल मैसेज निकाल रहे हैं। मोदी के दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या मोदी का बांग्लादेश जाना एक संयोग है या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रयोग है? इसमें कितनी कूटनीति है और कितनी राजनीति है, इसको समझने के लिए हम आपको ढाका से भी रिपोर्ट दिखाएंगे और बंगाल भी लिए चलेंगे। हमारे दो रिपोर्टर्स इस वक्त ढाका और कोलकाता में मौजूद हैं और दोनों ने ग्राउंड जीरो से यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। मैं पवन नारा इस वक्त बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हूं। मैं अमित पालित बंगाल में हूं। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं दो लोकेशंस पर है और दोनों ही जगह मोदी फैक्टर है। इस फैक्टर को डिकोड करने के लिए इंडिया टीवी की टीम दोनों लोकेशन पर सीधे ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। 15 महीनों में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। नवंबर 2019 में आखिरी बार मोदी ने किसी विदेशी सरजमी पर कदम रखे थे। लोकेशन था ब्राजील। उसके बाद कोरोना की वजह से मोदी देश से बाहर निकले ही नहीं। मगर कोरोना काल के बाद मोदी ने अपने पहले फॉरेन टूर के लिए दिल्ली से 1900 किलोमीटर दूर ढाका को चुना। मोदी के इस बांग्लादेश दौरे के कई मायने हैं। ढाका मोदी के स्वागत का इंतजार कर रहा है। मोदी का बांग्लादेश टूर यादगार होगा, हेडलाइंस छप चुकी हैं। करीब 512 दिन बाद मोदी देश से बाहर निकलेंगे। मोदी ने बहुत सोच समझ करके इस विदेश यात्रा के लिए बांग्लादेश को चुना है। इसे लेकर बांग्लादेश में क्या बज़ है, क्या सेंटिमेंट है, इसे पिछले 24 घंटों के गूगल ट्रेंड से समझिए। इस वक्त बांग्लादेश में मोदी ट्रेंड कर रहे हैं। पिछले 24 घंटों के गूगल ट्रेंड्स के आंकड़े बताते हैं मोदी को बांग्लादेश में तेजी से सर्च किया जा रहा है। ढाका में मोदी का सर्च इंटरेस्ट 74% है और इस मूड को कैप्चर करने के लिए इंडिया टीवी की टीम पहले से ही ढाका में मौजूद है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। शेख मुजीबुर रहमान की सेंटनरी और बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर आखिर क्या है ग्राउंड पर नरेंद्र मोदी को लेकर सेंटिमेंट और किस तरह के जश्न की हैं तैयारियां, आपको बताएंगे सीधे ग्राउंड से। प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर चीफ गेस्ट होंगे। इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी साथ साथ मनाई जाएगी। ये मौका बांग्लादेश और भारत के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का भी होगा। साधारण भाषा में कहें तो ढाका में खड़े होकर पाकिस्तान के टूटने का जश्न मनाया जाएगा। मोदी के इस एक विजिट से पाकिस्तान को मिर्ची लग चुकी है। डिटेल आपको आगे देंगे, पहले ग्राउंड जीरो पर पवन नारा के पास चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 महीने बाद किसी विदेश यात्रा पर हैं और इस विदेश यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को चुना है। बांग्लादेश की इस यात्रा की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि बांग्लादेश अपनी आजादी के 50 वर्ष का जश्न मना रहा है। ये जश्न है 1971 में पाकिस्तान के टूटने का भी, जिसमें भारत की भूमिका बेहद अहम थी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहां बांग्लादेश के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह है। ढाका की सड़कें सज चुकी हैं। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव के लीडर्स पहुंच चुके हैं। बस बांग्लादेश की पब्लिक को इंतजार है मोदी के आने का। यह बात सही है कि मोदी 15 महीनों के बाद देश से बाहर निकलेंगे, लेकिन यह भी एक सच है कि कोरोना काल में देश के भीतर रहकर भी मोदी ने भारत की विदेश नीति को कमजोर नहीं पड़ने दिया।
16 मार्च 2020 को मोदी ने सार्क देशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के खिलाफ युद्ध में फ्रंट से लीड किया। 17 दिसंबर 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वर्चुअल समिट हुई और इस बार बांग्लादेश दौरे में भी मोदी दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करेंगे। पहले मोदी की मिनट टू मिनट डिटेल्स देखिए। 26 मार्च को मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो ढाका के नेशनल परेड ग्राउंड पर एक संबोधन भी देंगे। मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच प्रतिनिधिमंडल बातचीत के साथ साथ बंद दरवाजे के पीछे बैठक भी हो सकती है। ढाका से थोड़ी ही दूर पर राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पीएम मोदी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शेख हसीना के साथ मिलकर मोदी बंग बंधु बापू प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मोदी बांग्लादेश के राजनीतिक और सामाजिक जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा में मोदी यूथ आइकन्स, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और कई अलग अलग धर्मों के नेताओं से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दौरान मोदी ओराकांडी और सतखीरा भी जाएंगे। शेख रहमान जहां जन्मे उस गोपालगंज जिले में बने बंग बंधु म्यूजियम में जाने वाले भी मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे। इस वक्त ढाका की सड़कों पर जैसी तैयारी दिखाई दे रही है वो बताने के लिए काफी है कि ये मेगा इवेंट भले ही बांग्लादेश में हो रहा हो मगर इसका असर कहीं और दिखाई दे रहा है। मैं इस वक्त ढाका में हूं और यहीं से खड़े खड़े आपको बता सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में मोदी की बांग्लादेश यात्रा की गूंज है और इसकी रिकॉर्डिंग सबके सामने। मोदी के बांग्लादेश दौरे की चर्चा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कमेंट्री पाकिस्तान में ही हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत साजिशें करता रहा पाकिस्तान तोड़ने की, और पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ किया गया जिसमें पाकिस्तान को 2 लाख भी किया गया, आज उसकी गोल्डन जुबली तकरीबात बांग्लादेश के साथ मिलकर वो मना रहे हैं और शादियाने बजाते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें जो आरएसएस का किरदार रहा पाकिस्तान को तोड़ने के लिए और आज तक मौजूद है, लेकिन अगर जो तकरीबात 10 रोज़ा मनाई जा रही हैं बांग्लादेश में, ये वाशगाफ अल्फाज में खुला सबूत है कि भारत किस तरह अलल ऐलान आज भी कहता है। 26 मार्च की तारीख है जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दौरे पर जाएंगे बांग्लादेश के। आपको हैरत होगी 3 से 4 बिलियन डॉलर बांग्लादेशी शहरी इंडिया से कमा के बेचते हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट तो बिलियंस की वो कर चुका है इंडिया, अब भी जारी है, अब स्लो हो गई है। बांग्लादेश अब जाएगा और देखिए सरकारी सतह पर ताल्लुकात मौजूद है। मोदी को बांग्लादेश पहुंचने में अभी कुछ घंटों का समय है मगर इस बीच पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी हुई है। ढाका में इमरान के गुर्गे एक्टिव हैं। वो गड़बड़ करने की फिराक में थे मगर उन पर एक्शन शुरू हो चुका है। इसका एक सबूत गुरुवार को रिलीज किए गए इस पाकिस्तानी वीडियो में है। उनकी हुकूमत पर यह वाज़ेह किया गया, बांग्लादेश की हुकूमत पर, कि किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी को ढाका में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। आज 25 मार्च है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतलात ये हैं कि ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन और पाकिस्तान के सफारती अमले की इंतहाई सख्त और कड़ी निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ के साथ पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI पर इल्ज़ामात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। अब इसे जलन कहें या कुछ और, बांग्लादेश दिल खोलकर मोदी मोदी कर रहा है। शेख हसीना मोदी की तारीफ कर रही हैं और इसलिए ढाका से आ रही तस्वीरें पाकिस्तान को रत्ती भर भी पसंद नहीं आ रही। लाहौर में पब्लिक का रिएक्शन देख लीजिए, सब समझ जाएंगे क्योंकि पाकिस्तानियों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा। जी, वो मोदी सरकार को इनवाइट किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और बांग्लादेश की हुकूमत ने उनको बुलाया है, शेख हसीना ने, क्या मोदी को दावत देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हसीना वाजिद को मोदी को हसीना वाजिद को मोदी को दावत नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि मोदी गैर मुस्लिम है और हिंदू और मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। बताइएगा कि मोदी को दावत दी है शेख हसीना ने कि 26 मार्च को यौम आज़ादी है, उनकी इंडिपेंडेंस डे है, तो उनको बुलाना चाहिए था या नहीं बुलाना चाहिए था? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा रमेश साहब, इससे आना या ना जाना वाली बात से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको पता होना चाहिए ये उसी वालिद की बेटी है जो अकेली बची है और पाकिस्तान के साथ गद्दारी में जो शेख मुजीबुर रहमान शामिल थे, उनकी बेटी है। तो मैं ये आपको बताता चलूं कि इनकी वो जो इंडिया के साथ इसके पुराने मुरासम है, अवाम नहीं चाहती, लेकिन अपने बाप की डगर पर चलते हुए ये इंडिया के साथ आज भी दोस्ती रखती है और वो उसको उसने बुलाना ही बुलाना था। एक नापसंदीदा तरीन शख्सियत मोदी है इंडिया में। नो डाउट इंडियन लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी को मोदी को सख्त नापसंद किया जाता है। अवाम ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया है। ये इंडिया की सूरत हाल बता रहा हूँ, ठीक है।
इंडिया में मोदी की ये वैल्यू है, ये वर्थ है। और हसीना वाजिद साहिबा दूसरी तरफ चली हैं इसको इनवाइट करने, किस हैसियत से? ढाका का मूड आपको पवन नारा ने दिखाया, मगर बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहां पर एक और ही पॉलिटिकल थ्रिलर चल रहा है। यहां पर अब से कुछ घंटे बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। जिस वक्त बंगाल में वोटिंग हो रही होगी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के दौरे पर होंगे और उसका असर यहां के मतदान पर पड़ेगा। यह कैसे, अब आप समझिए। मोदी के बांग्लादेश दौरे की टाइमिंग का बंगाल चुनाव से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन है। मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे के दौरान ढाका से करीब 190 किलोमीटर दूर ओराकांडी के मधुआ समुदाय के मंदिर जाएंगे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे बंगाल चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा करके मोदी पश्चिम बंगाल में मधुआ समुदाय को लुभाने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि बंगाल के पॉलिटिकल थ्रिलर में ममता को हराने के लिए मोदी और मधुआ का कॉम्बिनेशन कितना असर डाल सकता है। यह समझने के लिए आपको लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर की बातें सुननी होंगी, जो खुद इस समुदाय से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अभी बांग्लादेश। 27 तारीख को उनको जाना है ओराकांडी, जो कि मथुआ धाम है, आप लोग का सबसे बड़ा स्थान है। क्या होगा, आप तो खुद वहां मौजूद रहेंगे। बांग्लादेश में जितने सारे हिंदू हैं, अगर आप सोचिए कि 2 करोड़ अगर हिंदू होता है तो कम से कम 1.5 करोड़ के आसपास मथुआ समाज ही हैं हिंदू के। तो ये विषय जो है एक्चुअली उस पार में हमारे लोग भयभीत से रह रहे हैं, डर हैं। तो ये अगर मोदी जी वहाँ जाएंगे तो हमारे लोगों का मन में भी एक विश्वास आएगा, बल भी आएगा और थोड़ा सा इनकरेज भी होंगे कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री जी उन लोगों के लिए जा रहे हैं श्रीधाम में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 1.84 करोड़ है और इसमें 50% मथुआ संप्रदाय के लोग हैं। करीब 70 सीटों पर उनका प्रभाव है। भारत के विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मथुआ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल आ गए थे। इस समाज में ऐसे शरणार्थियों की भी बड़ी संख्या है जिन्हें आज तक भारत की नागरिकता नहीं मिल पाई है। ऐसे मथुआ शरणार्थी नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, नदिया, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, कूच बिहार और वर्तमान में फैले हुए हैं। अगर चुनावी गणित को देखें तो बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मथुआ समुदाय का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जबकि कुल 70 सीटों पर उनकी अच्छी खासी आबादी है। देश के लिए जो भला करेंगे उसको हम वोट देंगे। तो आप किसको सोच रहे हैं? तो अभी तो इधर से बीजेपी सांसद है, इसीलिए हम बीजेपी के ही देंगे। ठाकुररा যেই দিকে যাবে আমরা সেই দিকে যাব। আমরা পার্টি बुझी ना, আমরা बुझी ठाकुर। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये पार्टी नहीं समझते हैं, लोगों को नहीं समझते, सिर्फ एक चीज समझते हैं कि जो ठाकुरवाड़ी है, ठाकुरवाड़ी किसके साथ है, इनके लिए वही सब कुछ है। वो जो तय कर देंगे वो उसी को वोट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मथुआ समाज पर ठाकुरवाड़ी का कितना जबरदस्त असर है। बांग्लादेश दौरे पर मोदी का मथुआ समुदाय के मंदिर जाना और उसी दिन बंगाल चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का होना सिर्फ एक संयोग हो सकता है, मगर दूसरी तरफ बंगाल में एक पक्ष वो भी है जो इस संयोग को चुनावी संकेत के तौर पर देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ओराकांडी जा रहे हैं। ओराकांडी जाके आपके जो सबसे महत्वपूर्ण धाम है और तो वहां पर जब जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि पहले प्रधानमंत्री, किसी भी देश के शायद पहले प्रधानमंत्री हैं जो ओराकांडी धाम जा रहे हैं। देखिए, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ये जो भगवान के घर होता है कोई भी जा सकते, लेकिन वो इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। 27 तारीख को यहाँ पे पहले इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में और वही प्रधानमंत्री उसके वहाँ पे जो जहाँ पे ओराकांडी में जो ठाकुर के लीला जो थे उनका घर थे उसमें वहीं पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? इतना साल में 2 साल में आप नहीं गए तो अब क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपको वोट होना चाहिए। बहरहाल इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि एक तरफ बांग्लादेश का मथुआ समुदाय मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ मोदी बांग्लादेश में तेजी से ट्रेंड होने लगे हैं। अब इस ट्रेंड का बंगाल चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। देश में 824 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन हम अभी विधानसभा नहीं लोकसभा चुनाव की बात करेंगे। बाइपोल वाली 4 लोकसभा सीट में से एक है केरल की मल्लापुरम। यहां बीजेपी ने एक मुसलमान को कैंडिडेट बनाया है।
मल्लापुरम में बीजेपी की सीधी लड़ाई मुस्लिम लीग से है। वैसे तो लोकसभा में बीजेपी के 300 से ज्यादा एमपी हैं, लेकिन मुसलमान एक भी नहीं है। सवाल ऐसे में यह है कि क्या मल्लापुरम के मुसलमान बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे? इस सवाल का जवाब मल्लापुरम जाकर ही मिल सकता है। इसलिए मल्लापुरम से सीधे देखिए टी राघवन की यह रिपोर्ट। केरल का मलापुरम वो सियासी अखाड़ा है जहां नरेंद्र मोदी ने मुसलमान उम्मीदवार उतारा है। यहां बीजेपी की डायरेक्ट फाइट मुस्लिम लीग से है। पिछले 70 साल से मुस्लिम लीग के गढ़ रहे मलापुरम में मोदी की पार्टी ने अपने नेशनल वाइस प्रेसिडेंट एपी अब्दुल्ला कुट्टी को टिकट देकर मुसलमानों को बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। जाहिर है मुसलमानों के बहुमत वाले मुस्लिम लीग के गढ़ कहे जाने वाले मलापुरम में बीजेपी कैंडिडेट अब्दुल्ला कुट्टी को नरेंद्र मोदी का ही सहारा है। आवर स्लोगन, हमारा नारा है न्यू केरला विद नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की विकासवादी नीति और सामाजिक कल्याण की योजनाओं ने केरल के लोगों पर गहरा असर डाला है। मलापुरम में मोदी की डायरेक्ट फाइट मुस्लिम लीग से क्यों है, उसे ऐसे समझिए। मलापुरम देश के उन गिने चुने जिलों में से एक है जहां मुसलमानों का बहुमत है। यहाँ की 70% से ज्यादा आबादी मुसलमान है तो करीब 2% ईसाई हैं। मलापुरम में हिंदुओं की आबादी 27% है। मुसलमानों के बहुमत के चलते मलापुरम आजादी के बाद से ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का गढ़ रहा है। यहाँ हुए लोकसभा के 17 चुनावों में से 16 में मुस्लिम लीग की जीत हुई है। अब तक सिर्फ एक बार 2004 में सीपीएम के केटी के हमजा को मुस्लिम लीग पर जीत हासिल हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक मलापुरम की तकरीबन 70% आबादी मुस्लिम है। यही वजह है कि यहाँ पर शुरू से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबदबा रहा है और आईयूएमएल यहाँ पर शुरू से यूडीएफ का पार्टनर रहा है। मुस्लिम लीग के गढ़ मलापुरम में लहराते भगवा झंडे यकीनन बीजेपी के दिल को सुकून देते हैं। मुस्लिम लीग के इस किले को केरल में कई बार सरकार बना चुका लेफ्ट फ्रंट भी भेद नहीं सका। अब नरेंद्र मोदी ने अब्दुल्ला कुट्टी को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम लीग के गढ़ में भगवा गर्जना की है। मोदी के मुसलमान कैंडिडेट के टारगेट पर मुस्लिम लीग के एक्स एमपी कुंजाली कुट्टी हैं। द पॉलिटिकल सिनेरियो, केरल की राजनीतिक तस्वीर बदल रही है। मालापुरम में भी यही हो रहा है। असल में लोकसभा का ये उपचुनाव मुस्लिम लीग और उनके नेता कुंजाली कुट्टी के चलते बेवजह ही हो रहा है। आपको तो पता ही है कि लोग उनसे नाराज हैं। पहले उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और लोकसभा चुनाव लड़ा और अब संसद से इस्तीफा देकर असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है कि चुनाव आयोग इस चुनाव का पूरा खर्च कुंजाली कुट्टी साहब से वसूल करे। यहाँ के लोग तो अब ये मांग कर रहे हैं। रिकवर ऑल एक्सपेंस फ्रॉम Kunyali Kutti Sahib. This is the people demanding. असल में 2019 के चुनाव में मलापुरम से मुस्लिम लीग के पीके कुंजाली कुट्टी जीते थे, लेकिन अब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संसद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए केरल के विधानसभा इलेक्शन के साथ मलापुरम लोकसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। 2019 के चुनाव में मलापुरम में मुस्लिम लीग के कुंजाली कुट्टी को 5,89,873 वोट मिले थे। लेफ्ट के प्रत्याशी को 3,29,720 वोट मिले थे और बीजेपी के वी उन्नीकृष्णन को 82,322 वोट हासिल हुए थे। इस बार मुस्लिम लीग को डायरेक्ट चैलेंज देते हुए बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी एपी अब्दुल्ला कुट्टी को मैदान में उतारा। अब्दुल्ला कुट्टी केरल में बीजेपी के मुस्लिम फेस हैं, पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक की राजनीति कर चुके हैं। 1999 और 2004 के आम चुनाव में वो सीपीएम के टिकट पर सांसद चुने गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की तारीफ करना उन्हें महंगा पड़ा। साल 2008 में सोशल मीडिया पर डाले गए एक पोस्ट ने अब्दुल्ला कुट्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। तब के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए अब्दुल्ला कुट्टी ने लिखा कि मोदी के डेवलपमेंट मॉडल से सबको सीखना चाहिए। मोदी ने गुजरात का काया पलट कर दिया है। सोशल मीडिया पर डाले गए इस पोस्ट से सीपीएम का नेतृत्व नाराज हो गया और अब्दुल्ला कुट्टी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2009 के विधानसभा उपचुनाव और 2011 के असेंबली इलेक्शन में अब्दुल्ला कुट्टी कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला कुट्टी हार गए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर अपनी अनदेखी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया।
2019 के चुनावी नतीजों के बाद एक बार फिर अब्दुल्ला कुट्टी ने पीएम मोदी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना जैसे मोदी के विकास के मॉडल को देश ने स्वीकार किया है। गांधी के सिद्धांतों पर चलने की मोदी की नीति ही उनकी जीत का सीक्रेट है। नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर कांग्रेस ने अब्दुल्ला कुट्टी को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद जून 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए। तमाम दलों में शामिल होने के चलते अब्दुल्ला कुट्टी पर मौका परस्त नेता होने का इल्जाम लगता है। हालांकि अब्दुल्ला कुट्टी खुद को राष्ट्रवादी मुसलमान कहते हैं। That is not correct. ये बात बिल्कुल सही नहीं। मैं मौका परस्त नहीं। जब नरेंद्र मोदी 2006 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मैंने नरेंद्र मोदी के विकास के नारे का मजबूती से समर्थन किया था और अब मैं बीजेपी में शामिल हो चुका हूँ। मैंने हमारी पार्टी की विचारधारा को भी अपना लिया है। ये बिल्कुल सही राजनीतिक बदलाव है। आपको पता है कि जब मैं बीजेपी में शामिल हुआ था तब मैंने कहा था कि मैं एक राष्ट्रवादी मुसलमान हूँ। आप इसे मौका परस्त राजनीति नहीं कह सकते हैं। This is not a opportunism. मलापुरम की सीट अब्दुल्ला कुट्टी के लिए नई है। उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग और लेफ्ट फ्रंट ने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं। मुस्लिम लीग ने यहां से अब्दुस मद समधानी को कैंडिडेट बनाया है। यहां के मुसलमान अब्दुल्ला कुट्टी और बीजेपी से दूरी बनाकर रखे, इसलिए लोगों को फांसीवाद और बीजेपी के सांप्रदायिक होने का डर दिखाया जा रहा है। सवाल है कि मलापुरम में बीजेपी का अब्दुल्ला कुट्टी के जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आप ये सवाल कर रहे हैं चूंकि वो एक मुस्लिम प्रत्याशी हैं, तो क्या आप उन्हें मुस्लिम होने के नाते वोट देंगे? लेकिन ये सवाल ही गलत है। यहाँ मालापुरम में कोई भेदभाव नहीं होता। यहाँ मुसलमान, ईसाई और हिंदू सब मिलकर रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन बीजेपी ने तो अब्दुल्ला कुट्टी को मुसलमान होने के चलते ही चुनाव में टिकट दिया है। वो मुस्लिम प्रत्याशी तो है ना। लेकिन इस बात की कोई उम्मीद ही नहीं। लोग यहाँ किसी प्रत्याशी को उसके धर्म के आधार पर नहीं देख रहे हैं। इस बार यहाँ से कौन जीतने वाला है? निश्चित रूप से हम अपने संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। हम अपने सेक्युलरिज्म की रक्षा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक पार्टी से उम्मीद है और वो है UDF। इसलिए यहाँ केवल समदानी के जीतने की उम्मीद है। That is UDF. So the winning chance is only to the Samadani. थैंक यू। उनका ये कहना है कि यूडीएफ ही एक ऐसी पार्टी है मलप्पुरम में जिसका चांस है, क्योंकि वो लीग के साथ गठबंधन में है और समाधानी जो लीग के कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनकी जीत होगी। तो कुल मिलाकर अब्दुल्ला कुट्टी को फील्ड करना, यहाँ से कैंडिडेट बनाना, लोगों के बीच में उतना उसका प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अब्दुल्ला कुट्टी का कहना है कि केरल के लोग बदल रहे हैं, वो अब बीजेपी को अपना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के विकास के दावे पर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हमने मलापुरम के कुछ मुसलमानों से बात की। मलप्पुरम के कोटपड़ी इलाके में मौजूद हैं और कुछ मुस्लिम्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बार जो लोकसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बहुत इंटरेस्टिंग कंटेस्ट है इस बार। सर, अब्दुल्ला कुट्टी मतलब समाधानी, they are contesting from here. What are the chances for Abdullah Kutti? Being a Muslim, BJP has fielded him. Abdullah Kutti के इवड़े chance इल्ला. इवड़े अब्दुल समद समदानी minimum 2 lakhs vote विजयको. Why no chance? ये मालपुरम എപ്പോഴും UDF കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് വളരെ ശക്തമായ മണ്ഡലം. ഇവിടെ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രമേ വിജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. इवड़ा इब्राहिम सुलेमान सेठ, बनातवाला, कुंजाली कुट्टी सीनियर लीडर्स ये जो है वो बता रहे हैं कि लीग के कितने सीनियर लीडर्स ने यहाँ से जीत दर्ज की है। उनका ये कहना है कि मलप्पुरम में अब्दुल्ला कुट्टी का कोई चांस नहीं है। समाधानी जो उनके लीग के कैंडिडेट है वो 2 लाख से ज़्यादा के अंतर से यहाँ पर जीतने वाले हैं। सर, वाई नॉट अब्दुल्ला कुट्टी? ही इज़ ऑल्सो मुस्लिम। ഇവിടെ മലപ്പുറത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലപ്പുറത്തിൻ്റെ മണ്ണെന്ന് ഒരു മതേതര മനസ്സാണ്. മതേതര മനസ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന ഒരു മണ്ണായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസിസത്തിനും അതുപോലെ വർഗീയതയ്ക്കും ഒരിക്കലും തന്നെ ഇവിടെ വേരോട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് നിരാകരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം തന്നെ മലപ്പുറം നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ये कह रहे हैं कि अब्दुल्ला कुट्टी का जो नामांकन है, जो स्थानार्थी बने हैं यहाँ पर, उसी को ही लोगों ने यहाँ पर तिरस्कार कर दिया उसका, क्योंकि जो मलप्पुरम है वो एक सांप्रदायिक सहिष्णुता की पहचान है। यहाँ पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले ताकतों को यहाँ पर ये कहते हैं कि फांसीवादी ताकतों को यहाँ पर यहाँ की जनता जो है उसे अलाउ नहीं करेगी।
साफ है कि अब्दुल्ला कुट्टी के दावे के उलट मलापुरम के मुसलमान ना तो नरेंद्र मोदी से इंप्रेस्ड हैं और ना ही अब्दुल्ला कुट्टी को कैंडिडेट बनाए जाने से। हालांकि बीजेपी केरल की राजनीतिक तस्वीर में भगवा रंग भरने के लिए पूरी ताकत से जुटी है। केरल में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तकरीबन 46% है। बीजेपी को ये मालूम है कि केरल का किला फतह करने के लिए इन दोनों समुदायों के बीच पैठ बढ़ानी होगी, लेकिन सिर्फ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा से ये संभव नहीं है। उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को अपनाने का भी संकेत देना होगा। यही वजह है कि केरल में बीफ को लेकर संघ और बीजेपी सॉफ्ट स्टैंड रखते हैं। अब्दुल्ला कुट्टी को उम्मीदवार बनाकर मुसलमानों को मैसेज देते हैं और साथ ही सदियों पुराने मलंकरा चर्च विवाद में संघ और खास तौर पर प्रधानमंत्री दखल अंदाजी करते हैं। ये बीजेपी की रणनीति का एक हिस्सा है। मुस्लिम लीग के गढ़ में पैठ बनाने की इन कोशिशों का असर भी हो रहा है। बीजेपी की समर्थक रिपब्लिकन पार्टी भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रही है। आरपीआई के मोहम्मद अली का कहना है कि वो मुसलमान होते हुए भी मोदी से प्रभावित हैं। मुस्लिम लीग तो बस मुसलमानों की फर्जी ठेकेदार बनकर उनका फायदा उठा रही है। इतना धोखा दे दिया लीग ने, पार्टी ने, जो कम्युनिटी को, जो मुस्लिम लीग बोलता है वो पहले क्या सोचता है सारा मुस्लिम लोगों को उन्होंने खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए इधर हर पार्टी में मुस्लिम है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन का, मुस्लिम कम्युनिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन इधर का जनरेशन कोई किसी को दिया नहीं। बट वो लोग बोलता है हम मुस्लिम लीग पार्टी में सारा मुस्लिम लोग वोट करेगा। इसी बार बिल्कुल बदलेगा, अब्दुल्ला कुट्टी जीतेगा। मलापुरम के लोकसभा बाईपोल में मुस्लिम लीग के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है। एलडीएफ को लगता है कि अगर कांग्रेस और लीग से मुसलमान नाराज हैं तो इसका फायदा उन्हें हो सकता है। यहां से सीपीएम ने एसएफआई के नेशनल प्रेसिडेंट वीपी सानू को लगातार दूसरी बार टिकट दिया है। सभी पार्टियों के मुस्लिम उम्मीदवार से अब्दुल्ला कुट्टी का चैलेंज बढ़ गया है। ഇവിടെ മലപ്പുറത്ത് അതുപോലെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മോദിയെ ഒരിക്കലും ജനം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു ഏകാധിപതിയെ പോലെയാണ്, ഒരു തികഞ്ഞ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയാണ് മോദി. ക്രൂവൽ മറ്റുള്ള മതവിഭാഗത്തെ, സ്വന്തം മതവിഭാഗത്തെ മാത്രം അതിലൊരു പെരുപ്പിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ വളരെ വേറൊരു രൂപത്തിലാണ് മോശമായിട്ട് കാണുകയും മതേതരത്തിന് യാതൊരു പ്രാമുഖ്യം നൽകാതെയാണ് മോദി ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരിയാണ് പോലെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഒരിക്കലും മോദി ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको भी यहाँ पर लोग ज्यादा पसंद इसलिए नहीं करते, ये भी इसलिए नहीं करते हैं कि उनका ये कहना है कि एक विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर लोग जो है प्राइम मिनिस्टर को भी पसंद नहीं करेंगे और जो कैंडिडेट है अब्दुल्ला कुट्टी उनको भी यहाँ पर ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे। आप बताइए अबाउट अब्दुल्ला कुट्टी, बिकॉज BJP has fielded one Muslim candidate here. Being a Muslim, would you like to vote for him? ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയത് പേരുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോട്ട് കിട്ടില്ല. ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്രയും കാലം പ്രവർത്തിച്ച് ഇവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നിട്ട് നിന്ന് ഇവിടുത്തെ മതേതരത്തിന്റെ കൂടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ വോട്ട് നൽകുള്ളൂ. അത് ആ സമദാനി സാഹിബാണ്. അത് ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ മതേതര മനസ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോയത്. AP അബ്ദുള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞത് വെറും ഇന്ത്യൻ ആദ്യം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി, അത് കഴിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ്, അത് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ BJP, नेक्स्ट അടുത്ത अदर पार्टी से तेरह अब्दुल्ला कुट्टी। बोल रहे हैं कि अब्दुल्ला कुट्टी जो हैं वो अवसरवादी हैं, पहले CPM में थे, फिर कांग्रेस में थे, अब BJP में आ गए, लेकिन यहाँ पर लोग उन्हें इसलिए पसंद नहीं करेंगे कि सिर्फ नाम का मुस्लिम होने से काम नहीं चलेगा। मलप्पुरम के लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो सांप्रदायिकता की बात पहले है, सांप्रदायिक सहिष्णुता की बात पहले है, इसीलिए यहाँ पर लीग का बोलबाला है। बीजेपी ने अब्दुल्ला कुट्टी को पहले पार्टी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनाया ताकि मुस्लिम समाज को एक स्ट्रांग मैसेज दिया जा सके और साथ ही अब उन्हें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गढ़ मलप्पुरम से टिकट दिया है ताकि लीग को यहाँ पर सीधा चैलेंज किया जा सके। जाहिर है इन चुनाव में बीजेपी का जीतना मुश्किल है, लेकिन जमीन पर यह साफ नजर आ रहा है कि ये सारी कवायद भविष्य की रणनीति के मद्देनजर की गई है। कैमरामैन किरण के साथ टी राघवन, इंडिया टीवी, मलप्पुरम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।